आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे अंदर ही है, लेकिन अक्सर हम उसे देखते नहीं। ये दुनिया है अवचेतन मन की। हमारे पास कुछ विचार हैं जो अवचेतन मन की शक्ति नाम की किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित हैं। हमारा इरादा है कि इन विचारों को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये छिपी हुई शक्ति आखिर है क्या, और क्या वाकई से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत, दौलत, कामयाबी, यहाँ तक कि डर पर काबू पाने के लिए भी, जैसा ये स्रोत कहते हैं। बिल्कुल, ये दावे तो काफी बड़े हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। एक बात जो शुरू में ही ध्यान खींचती है वो ये है कि जिस शक्ति ने हमारे शरीर को बनाया, वो ही उसे ठीक भी कर सकती है। जी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। स्रोत में सार्कोमा जैसी गंभीर बीमारी के ठीक होने का जिक्र है, और वो पुरानी कहावत भी है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। शायद इसमें कुछ गहरा मतलब है ना? लगता तो यही है। तो ये अवचेतन मन इन विचारों के हिसाब से आखिर है क्या भला? कोई जादुई चिराग है या कुछ और? देखिए, जादुई चिराग तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ, एक बेहद शक्तिशाली आंतरिक संसाधन जरूर है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि ये कुछ पक्के सिद्धांतों पर काम करता है। सिद्धांत जैसे विज्ञान में होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे केमिस्ट्री में H2+O हमेशा पानी ही बनेगा ये तय है, या फिजिक्स में गर्म करने पर चीज फैलेगी ही, उसी तरह अवचेतन मन भी अपने नियमों से बंधा है। और सबसे अहम नियम ये है कि वो खुद से सोच विचार या तर्क वितर्क नहीं करता। अच्छा, मतलब वो बहस नहीं करता? नहीं, वो बस उसे स्वीकार कर लेता है जिस पर हमारा चेतन मन, यानी हमारा सोचने समझने वाला मन गहराई से विश्वास करता है। ओहो, तो ये एक उपजाऊ जमीन की तरह हुआ जिसमें आप कोई भी बीज डाल दें, अच्छा या बुरा वो उग जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब ये फर्क नहीं करता कि बीज सेहत का है या बीमारी का, अमीरी का या गरीबी का। ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई फिर। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है। ये उस विचार या विश्वास को पकड़ता है जो सबसे ज्यादा हावी होता है ना, जिसे सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। हाँ, अगर चेतन मन इसे लगातार कमी के विचार देता है, जैसे स्रोत में उदाहरण है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये मेरे बस का नहीं, तो अवचेतन मन हालात को वैसा ही बनाने में लग जाता है। अच्छा। और इसके उलट अगर चेतन मन प्रचुरता का दावा करता है, पूरे यकीन के साथ सोचता है, हाँ मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ, तो अवचेतन मन उस लक्ष्य को हकीकत बनाने की दिशा में काम करने लगता है, रास्ते खोलने लगता है, ऐसा कहा गया है। ये स्वीकार करने वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, वो है सुझाव यानी सजेशन की शक्ति। ये कैसे काम करती है इस मॉडल में? हाँ, सुझावों का खेल बड़ा दिलचस्प बताया गया है। स्रोत दो तरह के सुझावों की बात करता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी और आंतरिक? जी, बाहरी सुझाव वो हैं जो हमें दूसरों से, समाज से, मीडिया से, मतलब चारों तरफ से मिलते रहते हैं। अब अगर हमारा चेतन मन, हमारा जागा हुआ मन इन सुझावों को बिना सवाल किए मान लेता है, तो वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और हमारी हकीकत बनने लगते हैं बिना सवाल किए। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक किस्सा है उस व्यक्ति का जिसके रिश्तेदार ने किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर यकीन कर लिया था कि उसकी मौत एक खास दिन होगी। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। और वो व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ था, वो वाकई उसी दिन मर गया। ये दिखाता है कि नेगेटिव बाहरी सुझावों में कितनी ताकत हो सकती है अगर हम उन्हें मान लें तो। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने चेतन मन को एक चौकीदार की तरह इस्तेमाल करना होगा, ये देखने के लिए कि कौन से विचार अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, एक सजग पहरेदार। क्या हम चुन सकते हैं कि किन सुझावों को मानना है और किन्हें नहीं? एकदम सही। स्रोत यही कहता है कि असली पावर बाहरी सुझावों में नहीं, बल्कि हमारे अपने चुनाव में है। चेतन मन ही वो गेटकीपर या द्वारपाल है। अच्छा, हाँ। हमारे पास पूरी आजादी और शक्ति है कि हम नेगेटिव सुझावों को रिजेक्ट कर दें। कोई आपसे कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो आप अपने मन में कह सकते हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। यहीं पर आंतरिक सुझाव यानी आत्म सुझाव, या जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, उसका महत्व आता है। ऑटो सजेशन? हाँ, मतलब खुद को सचेत रूप से पॉजिटिव विचार या कथन देना। स्रोत में एक प्रोफेसर एक्स का उदाहरण दिया है जो रोजाना स्वास्थ्य, सामंजस्य, प्रेम, शांति, प्रचुरता के लिए खास वाक्य दोहराते थे। इन्हें दृढ़ कथन या एफर्मेशंस कहते हैं। एफर्मेशंस? हाँ, और बताया गया है कि इसके नतीजे में उनकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव आए।
ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करना है, ये जरूरी है। ये तो हुई विचारों की बात, लेकिन स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाता है, मतलब सीधे सीधे शारीरिक उपचार, हीलिंग तक। ये कैसे मुमकिन बताया कि सिर्फ सोच बदलने से शरीर ठीक हो सकता है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि अवचेतन मन ही शरीर के सारे जरूरी काम कंट्रोल करता है। दिल का धड़कना, पाचन, सांस लेना, सेल्स की मरम्मत, खून का बहना, ये सब ऑटोमेटिक है ना? हाँ, ये तो है। ये सब अवचेतन के दायरे में है। ये 24 घंटे काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। तो सिद्धांत ये है कि अगर हम इस कंट्रोल करने वाली पावर पर अच्छे स्वास्थ्य, पूर्णता, जीवन शक्ति के विचारों की गहरी छाप छोड़ सकें, हाँ, तो ये शरीर को उसी दिशा में ठीक करने का काम शुरू कर देगा। इसके लिए वो डॉक्टर जेम्स एसिडेल का उदाहरण बहुत जबरदस्त है। हाँ, 1840 वाला। जी, जिन्होंने 1840 के दशक में भारत में सैकड़ों ऑपरेशन किए और कहा जाता है कि उन्होंने एनेस्थीसिया के तौर पर सिर्फ मानसिक सुझावों का इस्तेमाल किया। क्या बात है, सिर्फ मानसिक सुझाव? हाँ, और मरीजों ने बाद में बताया कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये दिखाता है कि मन दर्द की अनुभूति को कैसे कंट्रोल कर सकता है। एक और कहानी है उस व्यक्ति की जिसने एफर्मेशंस और कल्पना के जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराया। कैंसर को भी? हाँ, कुंजी ये बताई गई है, जो नतीजा आप चाहते हैं उसकी बिल्कुल साफ कल्पना करना और उसकी सच्चाई को गहराई से महसूस करना, जैसे वो अभी सच हो। महसूस करना, फिर से वही बात। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कोई चुंबक से इलाज करता था, कोई जड़ी बूटी देता है, कोई धार्मिक जगह पर हाथ फेरता है, इन सब का असर असल में उस तरीके की वजह से नहीं बल्कि उस पर रखे गए विश्वास की वजह से होता है? क्या स्रोत किसी एक यूनिफाइड थ्योरी की बात करता है? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर पहुंचे हैं। स्रोत यही तर्क देता है कि उपचार करने वाली शक्ति एक ही है, अवचेतन मन। एक ही शक्ति? हाँ, अलग अलग तरीके, चाहे वो दवा हो, कोई प्रोसेस हो, कोई तावीज हो या सिर्फ प्रार्थना हो, ये सब असल में विश्वास को जगाने और अवचेतन मन तक पहुंचाने के साधन है, बस। अच्छा, ये तो सिर्फ माध्यम है। जी, जब विश्वास पक्का, गहरा विश्वास अवचेतन मन तक पहुंच जाता है तो वो हीलिंग पावर एक्टिव हो जाती है। स्रोत में उस टीबी के मरीज का उदाहरण है जो चर्च से मिला एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। उसे किसी संत का सच्चा अवशेष मानकर रोज चूमता था और वो ठीक हो गया। हाँ। बाद में पता चला कि वो टुकड़ा तो पेरिस की सड़क से उठाया गया था। अरे। उसका ठीक होना उस लकड़ी के टुकड़े की वजह से नहीं, बल्कि उसके जबरदस्त विश्वास की वजह से हुआ, जिसने उसके अवचेतन को सक्रिय कर दिया। तो हाँ, विश्वास ही वो ट्रिगर है, समझे? समझ गया। कमाल है। चलिए, सेहत से आगे बढ़कर दौलत और कामयाबी की बात करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं भाई, कड़ी मेहनत करो तभी सफल होगे। जी, यही सुना है सबने। लेकिन स्रोत कहता है कि ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा कामयाब या अमीर होते हैं। क्या ये भी अवचेतन का खेल है? स्रोत के अनुसार हाँ, ये कहता है कि दौलत सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, बल्कि एक अवचेतन विश्वास है, एक अंदरूनी मानसिक अवस्था है। मानसिक अवस्था? हाँ, सिर्फ चाहना या इच्छा करना काफी नहीं है। प्रचुरता में गहराई से विश्वास करना और उसे महसूस करना, जैसे कि आप पहले से ही अमीर हैं, यही वो चीज है जो दौलत और अवसरों को आपकी ओर खींचती है। महसूस करना, फिर वही बात। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाता है कि बहुत से लोग अनजाने में दौलत को खुद से दूर रखते हैं। कैसे? या तो पैसे की निंदा करके, जैसे पैसा तो हाथ का मैल है, या अमीर लोग बेईमान होते हैं, ऐसी बातें सोचकर। सुनाए। या फिर कामयाब और अमीर लोगों से ईर्ष्या करके, जल के। ऐसा करना स्रोत के मुताबिक आपके अवचेतन को मिले जुले सिग्नल भेजता है। मिले जुले सिग्नल? हाँ, मतलब आप दौलत चाहते भी हैं और उसे बुरा भी मानते हैं। ये मानसिक बाधाएं उसी चीज को आपसे दूर धकेल देती हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। ये ईर्ष्या वाली बात, ये तो सोचने लायक है। अनजाने में ही सही, ये रुकावट बन सकती है। अच्छा, स्रोत में कोई खास टेक्निक भी बताई है दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, एक दिलचस्प टेक्निक का जिक्र है। सोने से ठीक पहले, जब शरीर और मन एकदम शांत और रिसेप्टिव होते हैं ना, वो नींद से पहले वाली अवस्था। जी, तब दौलत या समृद्धि शब्द को एक लोरी की तरह धीरे धीरे, शांति से और पूरी भावना के साथ दोहराना। सिर्फ शब्द दोहराना नहीं, उसे महसूस करना जैसे आप सचमुच समृद्ध हैं।
तर्क ये है कि इस आधी नींद वाली अवस्था में चेतन मन का पहरा कमजोर होता है और ये विचार सीधे अवचेतन में उतर सकता है। स्रोत ये भी बताता है कि जो डरपोक या शक्की व्यक्ति होता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, वो नेगेटिव उम्मीदों से घिरा रहता है जो उसे पीछे खींचती हैं। जबकि जिसका व्यक्तित्व मैग्नेटिक होता है, वो आत्मविश्वास और विश्वास से भरा होता है कि वो सफल होगा और उसके पास दौलत आएगी। दौलत की भावना ही दौलत पैदा करती है, ऐसा स्रोत का मानना है। दौलत की भावना? हाँ, दोनों मन, चेतन और अवचेतन का सहमत होना जरूरी है, और अवचेतन हमेशा उस विचार को स्वीकार करता है जो ज्यादा प्रबल हो, ज्यादा महसूस किया गया हो। तो अगर किसी का कोई बड़ा लक्ष्य है, जैसे वो एक्टर जो अपना नाम रोशनियों में देखना चाहता था, या वो छात्र जो डॉक्टर बनना चाहता था पर पैसे नहीं थे उनके लिए, इसका क्या मतलब है? सिर्फ सोचना काफी है? देखिए, सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पहला कदम है लक्ष्य को एकदम साफ साफ तय करना। ठीक है। फिर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसकी कल्पना करना, उसे मन की आंखों से देखना, जैसे कि वो पहले ही मिल चुका है। पहले ही मिल चुका है? हाँ, और सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसकी हकीकत को पूरी तरह महसूस करना। उस सफलता, उस उपलब्धि की खुशी, वो संतुष्टि, उसे अभी महसूस करना। स्रोत यहाँ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के बजाय इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति पर जोर देता है। इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना। क्यों? उनका कहना है कि इच्छा शक्ति से जोर लगाना अक्सर अंदरूनी संघर्ष पैदा करता है। मुझे ये करना है पर मुश्किल लग रहा है, जबकि कल्पना अवचेतन को एक साफ तस्वीर और दिशा देती है। इस मानसिक तस्वीर और भावना को लगातार बनाए रखना होता है। लगातार? जी। इसके बाद स्रोत के अनुसार अवचेतन मन खुद ही आपको जरूरी कामों के लिए प्रेरित करेगा, सही विचार देगा और उन रिसोर्सेज या मौकों को आपकी तरफ खींचेगा जो लक्ष्य पाने के लिए जरूरी है। जैसा उस छात्र के साथ हुआ था ना, जिसे अचानक एक डॉक्टर ने आर्थिक मदद दे दी थी। हाँ, वो कहानी भी है। ये सब सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है, वो है डर, फियर। हाँ, डर। असफलता का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर। इस पर काबू पाने के लिए अवचेतन का इस्तेमाल कैसे करें? स्रोत डर को चेतन मन में बैठे एक नेगेटिव विचार की तरह देखता है। और अच्छी बात यह है कि विचारों को बदला जा सकता है। बदला जा सकता है? जी। डर पर काबू पाने का तरीका है जिसे स्रोत प्रतिस्थापन का सिद्धांत या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस करना? हाँ, यानी जिस चीज से डर लगता है उसके विचार को जानबूझकर उसके बिल्कुल उलट पॉजिटिव विचार से बदल देना। अगर असफलता का डर है तो लगातार सफलता की कल्पना करें और उसे महसूस करें। अगर बीमारी का डर है तो उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान लगाएं। अच्छा। स्रोत में पानी के डर पर काबू पाने वाले व्यक्ति की कहानी है। उसने डूबने के बारे में सोचने के बजाय मानसिक रूप से पानी पर तैरने की, उस पर कंट्रोल पाने की कल्पना की और खुद से कहा, मैं पानी पर राज करता हूँ। इस मानसिक बदलाव ने उसे तैरना सीखने में मदद की। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये डर आते कहाँ से हैं? क्या हम डरपोक पैदा होते हैं का डर और अचानक आए तेज शोर का डर? सिर्फ दो? हाँ, बाकी सारे डर, अंधेरे का, पानी का, आलोचना का, गरीबी का, बुढ़ापे का, मौत का, ये सब सीखे हुए होते हैं। हमने इन्हें अपने अनुभव से, दूसरों को देखकर या नेगेटिव सुझावों को मानकर सीखा होता है। सीखे हुए। और जो चीज सीखी जा सकती है उसे भुलाया भी जा सकता है, मतलब अनलर्न किया जा सकता है। लेकिन एक बात है, अगर हम लगातार डर के बारे में सोचते रहें तो क्या हम अनजाने में उसी चीज को अपनी ओर नहीं खींच रहे होते जिससे हम डरते हैं? स्रोत में वो अय्यूब का जिक्र है, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वही मुझ पर आ पड़ी। बिल्कुल, एक चेतावनी भी है। सही कहा आपने। स्रोत यही बताता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे आदतन विचारों और विश्वासों को हमारी मुख्य भावनाओं को हकीकत में बदलने का काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो भेदभाव नहीं करता? नहीं। इसलिए डर पर फोकस करना, लगातार उसके बारे में सोचना, असल में अवचेतन को वही निर्देश देना है कि मुझे यही चाहिए। इसीलिए डर पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि अपना ध्यान डर से हटाकर अपनी इच्छा पर लगाएं। इच्छा पर मतलब डर के उलट? हाँ, डर के ठीक विपरीत पॉजिटिव परिणाम पर, सफलता पर, स्वास्थ्य पर, शांति पर, प्रचुरता पर।
ठीक है, ये सारी जानकारी बहुत बहुत गहरी है और सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर कोई इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो आप सबसे जरूरी मतलब निचोड़ वाली बातें क्या बताएंगी? वो कौन सी चाबियां हैं जो इस अवचेतन के दरवाजे को खोल सकती हैं? अगर हम स्रोत के मेन मैसेजेस को समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहली और सबसे बुनियादी बात, आपके विचार और विश्वास ही आपकी हकीकत बनाते हैं और ये प्रोसेस आपके अवचेतन मन के जरिए होता है। तो अपने विचारों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य, खुशी, शांति, सद्भाव, प्रचुरता, इन पर ध्यान लगाएं। विचारों का चुनाव, ठीक है। दूसरी बात, आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो बस आपके चेतन मन के सबसे प्रबल, सबसे ज्यादा महसूस किए गए विश्वासों को स्वीकार कर लेता है। वो एक बगीचे की मिट्टी जैसा है, आप तय करते हैं कि उसमें कौन से बीज बोने हैं, उसे वही खिलाएं जो आप अपनी जिंदगी में उगाना चाहते हैं। प्रबल विश्वास महसूस करना। तीसरी, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स, एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव वाक्य दोहराना, विजुअलाइजेशन यानी मनचाहे परिणाम को मन की आंखों से देखना, और सबसे जरूरी इच्छा पूरी होने की भावना, फीलिंग को महसूस करना जैसे वो अभी सच है। ये भावना वाली बात बार बार आ रही है। हाँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है और ये टेक्निक्स खास तौर पे तब ज्यादा असरदार होती हैं जब आप शांत हो, रिलैक्स्ड हो, जैसे सोने से ठीक पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि तब चेतन मन की रुकावटें कम होती है। अच्छा, सोने से पहले या सुबह उठते ही? जी। चौथी बात, नेगेटिव बाहरी सुझावों से सावधान रहें। याद रखें, स्रोत कहता है कि आपके पास उन्हें रिजेक्ट करने की पूरी पावर है। आपका चेतन मन आपका द्वारपाल है, उसे अपना काम करने दें। द्वारपाल को सजग रखना है। बिल्कुल। पांचवी, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। स्रोत में धन्यवाद टेक्निक का जिक्र है। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना और जो आप चाहते हैं उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देना। एक शुक्रगुजार दिल स्रोत के अनुसार ब्रह्मांड की क्रिएटिव शक्तियों के ज्यादा करीब होता है और ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचता है। वो माँ की कहानी याद है ना, जिसने मुश्किल हालात में भी लगातार कहा, पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद, और उसकी स्थिति सुधर गई। हाँ, वो भी एक जबरदस्त उदाहरण है। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ये कोई एक रात का जादू नहीं है। इन टेक्निक्स को लगातार धैर्य के साथ अपनाना होगा, उन्हें अपनी सोच और महसूस करने का तरीका बनाना होगा। वाकई मन की क्षमताओं की ये पड़ताल हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी जिंदगी के दिशा और दशा पर हमारा कंट्रोल उससे कहीं ज्यादा है जितना हम आमतौर पर मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर ही एक बहुत शक्तिशाली औजार छिपा है। वास्तव में स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि इस अंदरूनी शक्ति को समझना, उस पर विश्वास करना और उसे सही दिशा देना, पॉजिटिव लक्ष्यों की ओर शायद एक भरपूर, सफल और सुखी जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग से ज्यादा है। ये विश्वास करने, महसूस करने और उसे हकीकत बनता देखने के बारे में है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं कुछ सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर ये सच है जैसा स्रोत दावा करता है कि अवचेतन मन विज्ञान के नियमों की तरह ही कुछ सिद्धांतों पर काम करता है, तो क्यों ना आज एक छोटा सा आंतरिक प्रयोग डिजाइन किया जाए। आंतरिक प्रयोग कैसा? या कोई खोई हुई चीज ढूंढना या कोई छोटी साफ जरूरत पूरी करना। फिर स्रोत में बताई गई किसी एक टेक्निक का, जैसे साफ कल्पना और उसे पाने की भावना, लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें। कुछ दिनों तक? हाँ, और देखें क्या होता है। ये अपने लिए इस शक्ति का प्रूफ जुटाने का एक तरीका हो सकता है। सोचने लायक बात है ना?